हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी का फोर्थ चैप्टर जिसका नाम है जलवायु। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप गर्मियों में ज़्यादा पानी पीते हैं। आपके गर्मियों के वस्त्र सर्दियों के वस्त्रों से अलग होते हैं। उत्तरी भारत में आप गर्मियों में हल्के वस्त्र और सर्दियों में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं? दक्षिणी भारत में ऊनी वस्त्रों की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। उत्तर पूर्वी राज्यों में पहाड़ियों को छोड़कर सर्दियाँ मृदु होती हैं। विभिन्न ऋतुओं में मौसम की दशाओं में भिन्नता पाई जाती है। यह भिन्नता मौसम के तत्वों जैसे तापमान, वायुदाब, पवनों की दिशा एवं गति, आर्द्रता, वर्षण में परिवर्तन से आती है। मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है, यानी दिन प्रतिदिन जो मौसम चेंज होता है, बारिश, धूप, है ना, ये मौसम है, क्षणिक अवस्था है मौसम की। जबकि जलवायु का तात्पर्य है अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं के औसत से होता है। मौसम जल्दी जल्दी बदलता है, जैसे कि एक दिन में या एक सप्ताह में, परंतु जलवायु में बदलाव 50 अथवा इससे भी अधिक वर्षों में आता है। अपनी पहले की कक्षाओं में आप मानसून के बारे में पढ़ चुके हैं। आपको मानसून शब्द का अर्थ भी ज्ञात है। मानसून से अभिप्राय ऐसी जलवायु से है जिसमें ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में उत्क्रमण हो जाता है। भारत की जलवायु उष्ण मानसूनी है। तो भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण मानसूनी है, जो दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में पाई जाती है। मानसून जलवायु में एक रूपता एवं विविधता। मानसून पवनों की व्यवस्था भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एकता को बल प्रदान करती है। मानसून जलवायु की व्यापक एकता के इस दृष्टिकोण से किसी को भी जलवायु की प्रादेशिक भिन्नताओं की उतनी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यही भिन्नता भारत के विभिन्न प्रदेशों की मौसम और जलवायु का एक दूसरे से अलग करती है। उदाहरण के लिए दक्षिण में केरल तथा तमिलनाडु की जलवायु उत्तर में उत्तर प्रदेश तथा बिहार की जलवायु से अलग है। फिर भी इन सभी राज्यों की जलवायु मानसून प्रकार की है। हमने देखा कि जो उत्तर के राज्य हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार, जो दक्षिण के राज्य है केरल और तमिलनाडु की जो जलवायु है वो अलग है। फिर भी इन सभी राज्यों की जलवायु कैसी है? मानसून प्रकार की है। भारत की जलवायु में अनेक प्रादेशिक भिन्नताएं हैं, जिन्हें पवनों के प्रतिरूप, तापक्रम और वर्षा ऋतुओं की लय तथा आर्द्रता एवं शुष्कता की मात्रा में भिन्नता के रूप में देखा जा सकता है। इन प्रादेशिक विविधताओं का जलवायु के उपवर्गों के रूप में वर्णन किया जा सकता है। आइए अब हम तापमान, पवनों तथा वर्षण की इन प्रादेशिक विविधताओं का जरा गौर से अवलोकन करें। गर्मियों में पश्चिम में मरुस्थल में तापक्रम कई बार 55 डिग्री सेल्सियस को स्पर्श कर लेता है। जो मरुस्थल है उसका टेम्परेचर जो है कितना हो जाता है? तो 55 डिग्री सेल्सियस। जबकि सर्दियों में लेह के आसपास का जो तापमान है वो -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। राजस्थान के चूरू जिले में जून के महीने में किसी दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस अथवा इससे अधिक हो जाता है। जबकि उसी दिन अरुणाचल प्रदेश का तवांग जिले में तापमान जो है वो 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। दिसंबर की किसी रात में लद्दाख के द्रास में रात का तापमान -डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। जबकि उसी रात को तिरुवनंतपुरम अथवा चेन्नई में तापमान जो होता है वो 20 डिग्री सेल्सियस या 22 डिग्री सेल्सियस रहता है। उपयुक्त उदाहरण पुष्टि करते हैं कि भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में तापमान में ऋतुगत अंतर पाया जाता है। इतना ही नहीं, यदि हम किसी एक स्थान के 24 घंटों के तापमान दर्ज करें तो उसमें भी विभिन्नताएं कम प्रभावशाली प्रतीत नहीं होती हैं। उदाहरण, केरल और अंडमान द्वीप समूह में दिन और रात के तापमान में मुश्किल से 7 डिग्री या 8 डिग्री सेल्सियस का अंतर पाया जाता है। कहाँ पे? केरल और अंडमान द्वीप में कितना अंतर पाया जाता है? तो 7 डिग्री या 8 डिग्री सेल्सियस का। किंतु थार मरुस्थल में ये दिन का तापमान जो होता है वो 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यहाँ रात का तापमान जो होता है वो 15 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच आ जाता है। आइए अब हम वर्षण की प्रादेशिक विविधताओं को देखें। हिमालय में वर्षण मुख्यतः हिमपात के रूप में होती है। जो हिमालय है वहाँ वर्षा किसके रूप में होती है? तो हिमपात के रूप में होती है। जबकि देश के अन्य भागों में वर्षण जो होती है, यानी वर्षा जो होती है वो जल की बूंदों के रूप में होता है।
इस प्रकार केवल वर्षण के प्रकारों में ही अंतर नहीं है, बल्कि वर्षण की जो मात्रा में भी अंतर है। जैसे मेघालय की खासी पहाड़ियों में स्थित चेरापूंजी और मानसेराम में औसत वार्षिक वर्षा है वो 1080 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होती है। इसके विपरीत राजस्थान के जैसलमेर में औसत वर्षा जो है 3.5-9 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ठीक, मेघालय की गारो पहाड़ियों में स्थित तुरा, क्या बोल रहा है कि जो मेघालय की जो गारो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे तुरा में एक ही दिन में उतनी वर्षा होती है जितनी जैसलमेर में 10 वर्षों में। उत्तर पश्चिम हिमालय तथा पश्चिम मरुस्थल में वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है, जबकि पूर्व में स्थित मेघालय में वार्षिक वर्षा 400 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। जुलाई या अगस्त में गंगा के डेल्टा तथा ओडिशा के तटीय भागों में हर तीसरे या पांचवें दिन प्रचंड तूफान मूसलाधार वर्षा करते हैं, जबकि इन्हीं महीनों में मात्र 1000 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित तमिलनाडु का कोरोमंडल तट शांत एवं शुष्क रहता है। देश के अधिकांश भागों में वर्षा जून और सितंबर के बीच होती है, किंतु जो तमिलनाडु है उनके तटीय प्रदेशों में जो वर्षा है वो शरद ऋतु में यानी सर्दियों में जाड़ों के आरंभ में होती है। इन सभी भिन्नताओं और विविधताओं के बावजूद भारत की जलवायु अपनी लय और विशिष्टता से कैसी है? मानसूनी है। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, तो भारत जलवायु को नियंत्रित करने वाले अनेक कारक। पहले क्या है? पहले है अक्षांश, लैटिट्यूड। आप भारत की मुख्य भूमिका अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार पहले से ही जानते हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। आप ये भी जानते हैं कि कर्क रेखा पूर्व पश्चिम दिशा में देश के मध्य भाग से गुजरती है। इस प्रकार भारत का उत्तरी भाग जो है वो शीतोष्ण कटिबंध में और कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित भाग जो है वो उष्ण कटिबंध में पड़ता है। उष्ण कटिबंध भूमध्य सागर रेखा के अधिक निकट होने के कारण सारा साल ऊंचे तापमान तथा कम दैनिक और वार्षिक तापांतर का अनुभव करता है। कर्क रेखा से जो उत्तर में स्थित भाग है भूमध्य रेखा से दूर है, तो इसी कारण उच्च दैनिक तथा वार्षिक तापांतर के विषम जलवायु पाई जाती है। अब है हिमालय पर्वत। उत्तर में ऊंचा हिमालय अपने सभी विस्तार के साथ एक प्रभावी जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है। ये ऊंची पर्वत श्रृंखला उपमहाद्वीप के उत्तरी पवनों से अवश्य सुरक्षा प्रदान करता है, यानी जो उत्तरी पवनें हैं उनसे क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है, जो ठंडी है। ठीक है, जमा देने वाली ये ठंडी पवनें उत्तरी ध्रुव रेखा के निकट पैदा होती हैं और मध्य तथा पूर्वी एशिया में आर पार बहती है। इसी प्रकार हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। तो हिमालय क्या करता है? एक तो उत्तर से आने वाली जो साइबेरियन ठंडी पवनें हैं उनको आने से रोकता है, और दूसरा हिमालय जो मानसून पवनें हैं उनको रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा कराता है। ठीक है, जल और स्थल का वितरण। भारत के दक्षिण में 3 ओर हिंद महासागर व उत्तर की ओर ऊंची व अवांछित पर्वत श्रेणी है। स्थल की अपेक्षा जल देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। जल और स्थल के इस विविध तापन के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न वायुदार प्रदेश विकसित होते हैं। वायु में भिन्नता मानसून पवनों के उत्क्रमण के कारण आती है। वायु में भिन्नता मानसून पवनों के उत्क्रमण के कारण आती है। ठीक है, अब है समुद्र तट से दूरी। लंबी तटीय रेखा के कारण भारत के विस्तृत तटीय प्रदेशों में समकारी जलवायु पाई जाती है। ये क्या है? तो भारत की एक लंबी तटीय रेखा है, इसके कारण जो तटीय प्रदेश है वहाँ पर कैसी जलवायु पाई जाती है? तो समकारी जलवायु पाई जाती है। भारत के अंदरूनी भाग में समुद्र के समकारी प्रभाव से वंचित रह जाते हैं, ऐसे क्षेत्रों में विषम जलवायु पाई जाती है। ठीक है, तो तटीय प्रदेश में समकारी जलवायु और जो अंदर के प्रदेश हैं वो विषम जलवायु पाई जाती है। यही कारण है कि मुंबई तथा कोंकण तट के निवासी तापमान की विषमता और ऋतु परिवर्तन का अनुभव नहीं कर पाते हैं। दूसरी ओर समुद्र तट से दूर देश के आंतरिक भागों में स्थित दिल्ली, कानपुर और अमृतसर में मौसम परिवर्तन पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं। समुद्र तल से ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। क्या होता है? जैसे हम ऊपर जाते हैं, है ना, जैसे हाइट बढ़ती है टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। ठीक है, विरल वायु के कारण
पर्वतीय प्रदेश मैदानी की तुलना में अधिक ठंडे होते हैं। तो क्या होता है, जो पर्वतीय प्रदेश हैं उसमें जो वायु होती है वो विरल होती है, इसलिए वहाँ क्या होता है, वो ठंडे होते हैं। उदाहरण, आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है। तो हमने क्या देखा, जो आगरा है ना, और जो दार्जिलिंग है वो क्या है, एक ही अक्षांश पे स्थित है। किंतु जनवरी में क्या होता है, जो आगरा का टेम्परेचर है वो 16 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि दार्जिलिंग का जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने देखा कि ऊंचाई पे जाने पर क्या होता है, टेम्परेचर में गिरावट आती है, इसलिए तो दार्जिलिंग है वो ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, और आगरा जो है वो मैदानी प्रदेश में स्थित है। उच्चावच भारत का भौगोलिक स्वरूप अथवा उच्चावच तापमान, वायु दाब, पवनों की गति एवं दिशा तथा ढाल की मात्रा और वितरण को प्रभावित करता है। उदाहरण, जून और जुलाई के बीच पश्चिमी घाट तथा असम के पवनाभिमुखी ढाल अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। जून और जुलाई के टाइम क्या होता है, जो असम के पवनाभिमुखी ढाल है अधिक वर्षा प्राप्त करती है, जबकि इसी दौरान पश्चिमी घाट के साथ लगी दक्षिणी पठार पवन विमुखी स्थिति के कारण कम वर्षा प्राप्त करती है। ठीक है, भारतीय मानसून की प्रकृति क्या है? मानसून एक सुपरिचित जलवायु घटक है, परंतु इसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। सदियों से होते आ रहे परीक्षणों के बावजूद मानसून आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बनी हुई है। मानसून की सही प्रकृति व उसके कारणों को जानने के अनेक प्रयास किए गए, किंतु अब तक कोई भी एक सिद्धांत इसे पूरी तरह से स्पष्ट नहीं करता है। पिछले कुछ दिनों में इसका तोड़ तब सामने आया जब मानसून का अध्ययन क्षेत्रीय स्तर के बजाय भूमंडलीय स्तर पर किया गया। ठीक है, एल नीनो और भारतीय मानसून। एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है। क्या है? एल नीनो एक जटिल मौसमी तंत्र है जो हर 5 या 10 साल बाद प्रकट होता है। इसके कारण संसार के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़, मौसम की चरम अवस्थाएं आती हैं। इस तंत्र में महासागरीय और वायुमंडलीय परिघटनाएं शामिल होती हैं। कौन सी? महासागरीय और वायुमंडलीय। पूर्वी प्रशांत सागर में ये पेरू के तट के निकट ऊष्म समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है। कैसे? ऊष्म। ठीक है, इससे भारत सहित अनेक स्थानों का मौसम प्रभावित होता है। एल नीनो भूमध्यरेखीय उष्ण समुद्री धारा का विस्तार मात्र है, जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरुवियन अथवा हम्बोल्ट धारा पर प्रतिस्थापित हो जाता है। ये धारा पेरू तट के जल का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है। इसके निम्नलिखित परिणाम होते हैं। क्या होता है कि भूमध्यरेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति आ जाती है। समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता, प्लवक की मात्रा में कमी, जैसे समुद्र में मछलियों की संख्या घट जाती है। एल नीनो का शाब्दिक अर्थ है बालक ईशा, क्योंकि ये धारा दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास नजर आती है। क्या होता है? जो ये धारा है वो दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास आती है। पेरू में दिसंबर गर्मी का महीना होता है, याद रखना। जो पेरू में दिसंबर है वो गर्मी का महीना है, क्योंकि जो सूर्य का उत्तरायण है वो दक्षिण की तरफ होगा, इसलिए। ठीक है, भारत में मानसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान के लिए एल नीनो का उपयोग होता है। सन 1900 से 1951 में एल नीनो का प्रचंड रूप देखने को मिला था। इसके कारण देश के अधिकतर भागों में मानसून के आगमन में 5 से 12 दिनों की देरी हो गई थी, है ना। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में वर्षा के कारणों को व्यवस्थित अध्ययन मानसून के कारणों को समझाने में सहायक करता है। इसके कुछ विशेष पक्ष इस प्रकार है। मानसून का आरंभ तथा स्थल का और इसका स्थल की ओर बढ़ना। दूसरा है मानसून विक्षेप। तो पहले देखेंगे मानसून का आरंभ। 19वीं सदी के अंत में ये व्याख्या की गई कि गर्मी के महीनों में स्थल और समुद्र का विभेदी तापमान ही मानसून पवनों के उपमहाद्वीप की ओर चलने के लिए मंच तैयार करता है। तो 19वीं सदी में क्या बोला गया कि जो स्थल है और समुद्र है, इनका तापमान में जो अंतर है, इसके कारण क्या होता है, मानसून जो पवनें हैं वो उपमहाद्वीप की ओर चलने लगती हैं। अप्रैल और मई के महीनों में जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो हिंद महासागर के उत्तर में स्थित भूखंड जो होता है वो अत्यधिक गर्म हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग पर एक गहन न्यूनदाब क्षेत्र विकसित हो जाता है। यानी
अब जो उत्तर में स्थित विशाल भूखंड है वो गर्म हो गया बहुत ज़्यादा, तो क्या होगा, वहाँ पे न्यूनताप बन जाएगा, लो प्रेशर बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि भूखंड के दक्षिण में हिंद महासागर अपेक्षितता धीरे धीरे गर्म होता है। निम्न वायुदाब केंद्र विषुवत रेखा के उस पार से दक्षिण पूर्वी शनमार्गी पवनों को आकर्षित कर लेता है। जो वो निम्न दाब है उसने क्या किया, अब की विषुवत रेखा के उस पार से दक्षिण पूर्वी शनमार्गी पवनें जो चल रही थी उनको आकर्षित कर लेता है। इन दिशाओं में अंतः उष्णकटिबंधीय अविस्तृत क्षेत्र जो होता है वो उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाता है। इस प्रकार दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों को दक्षिण पूर्वी शनमार्गी पवनों के विस्तार के रूप में देखा जा सकता है, जो भूमध्य रेखा को पार करके भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित हो जाती है। ये भूमध्य रेखा को 40 पूर्वी तथा 60 पूर्वी देशांतर के बीच पार करती है। अंतः उष्णकटिबंधीय अविस्तृत क्षेत्र की स्थिति में परिवर्तन का संबंध हिमालय के दक्षिण में उत्तरी मैदान के ऊपर से पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा अपनी स्थिति के प्रत्यावर्तन से भी है, क्योंकि पश्चिमी जेट प्रवाह के इस क्षेत्र से खिसकते ही दक्षिणी भारत में 15 उत्तर अक्षांश पर पूर्वी जेट प्रवाह विकसित हो जाती है। इसी पूर्वी जेट प्रवाह को भारत में मानसून के प्रस्फोटन के लिए जिम्मेदार माना जाता है। किसको, तो पूर्वी जेट प्रवाह को। मानसून का भारत में प्रवेश। दक्षिण पश्चिमी मानसून केरल तट पर 1 जून को पहुंचता है। कब पहुंचता है, तो 1 जून को पहुंचता है। शीघ्र ही 10 और 13 जून के बीच ये आंत पवनें मुंबई कोलकाता तक पहुंच जाती है। मध्य जुलाई तक संपूर्ण उपमहाद्वीप दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभावाधीन हो जाता है। मानसून विच्छेद क्या है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून काल में एक बार कुछ दिनों के लिए क्या होता है, वर्षा जो होती है कुछ दिन या सप्ताह के लिए बंद हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं, मानसून विच्छेद कहते हैं, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में एक बार कुछ दिनों तक वर्षा होने के बाद 1 या 2 कई सप्ताह तक वर्षा ना हो तो इसे मानसून विच्छेद कहा जाता है। ये विच्छेद विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कारणों से होता है। अब जो ये मानसून विच्छेद हो रहा है, कुछ समय के लिए जो वर्षा बंद हो रही है, वो क्यों हो रही है। उत्तरी भारत के विशाल मैदान में मानसून का विच्छेद उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या कम हो जाने और अंतर उष्णकटिबंधीय अविस्तृत क्षेत्र की स्थिति में बदलाव आने से होता है। तो हमने देखा उत्तर भारत में जो मानसून विच्छेदन होता है वो क्यों होता है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं उनकी संख्या में कमी हो जाती है और अंतर उष्णकटिबंधीय अविस्तृत क्षेत्र है उसमें बदलाव आ जाता है। पश्चिमी तट पर मानसून विच्छेद तब होता है जब आंध्र पवनें तट के समानांतर बहने लगती हैं। तो पश्चिमी तट पर कब होगा, जब आंध्र पवनें जो हैं वो तट के समानांतर बहने लगेंगी। राजस्थान में मानसून विच्छेद तब आता है जब वायुमंडल के निम्न स्तरों पर तापमान की विलोमता वर्षा करने वाली आंध्र पवनों को ऊपर उठने से रोक देती है, ठीक है। अब है मानसून का निवर्तन, यानी मानसून का वापस लौटना। मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को मानसून का निवर्तन कहा जाता है। सितंबर के आरंभ में उत्तर पश्चिमी भारत से मानसून पीछे हटने लगती है। कहाँ से, तो उत्तर पश्चिमी भारत से, और मध्य अक्टूबर तक ये दक्षिण भारत को छोड़ से समस्त भारत से निर्वर्तित हो जाती है। लौटती हुई मानसून पवनें बंगाल की खाड़ी से जल वाष्प ग्रहण करती हैं और उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु में वर्षा करती हैं। ऋतुओं की लय। भारत की जलवायु दशाओं को उसके वार्षिक ऋतु चक्र के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। मौसम वैज्ञानिक वर्ष को निम्नलिखित 4 ऋतुओं में बांटते हैं: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु और मानसून के निवर्तन की ऋतु। तो पहले देखेंगे शीत ऋतु। तापमान। आमतौर पर उत्तरी भारत में शीत ऋतु नवंबर के मध्य से आरंभ होता है। तो हमने देखा कि उत्तर भारत में शीत ऋतु कब आरंभ होता है, तो नवंबर में, ठीक है, नवंबर के मध्य से। उत्तरी मैदान में जनवरी और फरवरी सर्वाधिक ठंडे होते हैं। तो याद रखना कि उत्तरी भारत में सर्वाधिक ठंडे दिन कौन से होते हैं, तो ठंडे महीने कौन से होते हैं, तो जनवरी और फरवरी। इस समय उत्तरी भारत की अधिकांश भागों में औसत दैनिक तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। रात्रि का तापमान काफ़ी कम हो जाता है, जो पंजाब और राजस्थान में हिमांक से भी नीचे चला जाता है। इस ऋतु में उत्तरी भारत में अधिक ठंड पड़ने के मुख्य रूप से 3 कारण हैं। अब उत्तर भारत में इतनी ठंड क्यों पड़ रही है, तो उसके कारण क्या है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, क्या
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्य समुद्र की समकारी प्रभाव से दूर स्थित होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं। ठीक है, फिर निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों में हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान की ठंडी पवनें उत्तरी भारत में शीतलहर ला देती हैं। ऐसे अवसरों पर देश के उत्तर पश्चिमी भागों में पाला कोहरा भी पड़ता है। प्रायद्वीप भारत में कोई निश्चित शीत ऋतु नहीं होती है। हमने क्या देखा, जो प्रायद्वीप भारत है उसमें कोई निश्चित शीत ऋतु नहीं होती है। तटीय भागों में भी समुद्र के समकारी प्रभाव तथा भूमध्य रेखा की निकटता के कारण ऋतु के अनुसार तापमान के वितरण प्रतिरूप में शायद ही कोई बदलाव आता है। उदाहरण, तिरुवनंतपुरम में जनवरी का माध्य अधिकतम तापमान, तिरुवनंतपुरम में जनवरी का जो माध्य होता है उस समय अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जबकि जून में ये 29.5 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है, यानी ज़्यादा अंतर नहीं है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों पर तापमान अपेक्षाकृत कम पाया जाता है। वायु दाब तथा पवनें, दिसंबर के अंत तक यानी 22 दिसंबर सूर्य दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है। इस ऋतु में मौसम की विशेषता उत्तरी मैदानों में एक क्षीण उच्च वायुदाब का विकसित होना है। दक्षिणी भारत में वायुदाब उतना अधिक नहीं होता। 1019 मिलीमीटर तथा 1013 मिलीबार की संभार रेखा उत्तर पश्चिमी भारत तथा सुदूर दक्षिण से होकर गुजरती है। परिणाम स्वरूप उत्तर पश्चिमी उच्च वायुदाब क्षेत्र दक्षिण में हिंद महासागर पर स्थित निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर पवनें चलना प्रारंभ कर देती है। कम दाब प्रवणता के कारण 3 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से मंद गति की पवनें चलने लगती है। मोटे तौर पर क्षेत्र की भू आकृति भी पवनों की दिशा को प्रभावित करती है। गंगा घाटी में इनकी दिशा पश्चिम और उत्तर पश्चिमी होती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में इनकी दिशा उत्तरी हो जाती है। भू आकृति के प्रभाव से मुक्त इन पवनों की दिशा बंगाल की खाड़ी में स्पष्ट तौर पर उत्तर पूर्वी हो जाती है। सर्दियों में भारत का मौसम सुहावना होता है। कैसा? सुहावना। फिर भी यह सुहावना मौसम कभी कभार हल्के चक्रवाती या अवदाबों से बाधित होता रहता है। पश्चिमी विक्षोभ कहे जाने वाले ये चक्रवात पूर्वी भूमध्य सागरीय पर उत्पन्न होते हैं। कहाँ? पूर्वी भूमध्य सागर पे, और पूर्व की ओर चलते हुए पश्चिम एशिया, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान को पार करके भारत के उत्तर पश्चिम भागों में पहुँचते हैं। मार्ग में उत्तर में कैस्पियन सागर तथा दक्षिण में ईरान की खाड़ी से गुजरते समय इन चक्रवातों की आर्द्रता में संवर्धन हो जाता है। पश्चिमी जेट प्रवाह इन अवदाबों को भारत की ओर उन्मुख करने में भूमिका निभाती है। ठीक है। वर्षा है शीतकालीन मानसून पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलने के कारण वर्षा नहीं होती है, क्योंकि एक तो इनमें नमी केवल नाममात्र ही होती है, दूसरे स्थल पर घर्षण के कारण इन पवनों का तापमान जो होता है वो बढ़ जाता है, जिससे वर्षा होने की संभावना निरस्त हो जाती है। अतः शीत ऋतु में अधिकांश भारत में वर्षा नहीं होती। अपवाद स्वरूप कुछ क्षेत्रों में शीत ऋतु में भी वर्षा होती है। उत्तर पश्चिम भारत में भूमध्य सागर से आने वाले कुछ क्षीण शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ वर्षा करते हैं। कम मात्रा में होते हुए भी ये शीतकालीन वर्षा भारत में रबी की फसल के लिए उपयोगी होते हैं। तो जो पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा हो रही है वो रबी की फसलों के लिए उपयोगी होती है। लघु हिमालय में वर्षा हिमपात के रूप में होती है। वही हिम है जो गर्मियों के महीनों में हिमालय से निकलने वाली नदियों में जल के प्रभाव को निरंतर बनाए रखती हैं। वर्षा की मात्रा मैदानों में पश्चिम से पूर्व की ओर तथा पर्वतों में उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है। तो याद रखना, वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर और पर्वतों में उत्तर से दक्षिण की ओर क्या होती है? घटती जाती है। दिल्ली में सर्दियों की औसत वर्षा 53 मिलीमीटर होती है। पंजाब और बिहार के बीच में वर्षा 18 से 25 मिलीमीटर होती है। कभी कभी देश के मध्य भागों में एवं दक्षिण प्रायद्वीप के उत्तरी भागों में कुछ शीतकालीन वर्षा हो जाती है। जाड़े के महीने में भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित अरुणाचल प्रदेश तथा असम में 25 से 50 मिलीमीटर तक वर्षा हो जाती है। उत्तर पूर्वी मानसून पवनें अक्टूबर से नवंबर के बीच बंगाल की खाड़ी को पार करते समय नमी ग्रहण कर लेती हैं और तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र प्रदेश,
दक्षिणी पूर्वी कर्नाटक और दक्षिण पूर्वी केरल में झंझावाती वर्षा करती है। ग्रीष्म ऋतु तापमान, तो तापमान मार्च में सूर्य के कर्क रेखा की ओर आवासीय बढ़त के साथ ही उत्तरी भारत का जो तापमान होता है वो बढ़ने लगता है। अप्रैल, मई व जून में उत्तरी भारत में स्पष्ट रूप से ग्रीष्म ऋतु होती है। भारत के अधिकांश भागों में तापमान जो होता है वो 20 से 32 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। मार्च, दक्कन पठार पर दिन का अधिकतम तापमान, मार्च में दक्कन पठार का अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जबकि अप्रैल में गुजरात और मध्य प्रदेश में तापमान 38 से 43 सेल्सियस के बीच पाया जाता है। मई में तापकीय पेटी अधिक उत्तर में खिसक जाती है, जिससे देश के उत्तर पश्चिमी भागों में जो टेम्परेचर है वो 48 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान हो जाता है। दक्षिणी भारत में ग्रीष्म ऋतु मृदु होती है तथा उत्तरी भारत जैसी प्रखर नहीं होती। दक्षिणी भारत की प्रायद्वीप स्थिति समुद्र के समकालीन प्रभाव के कारण यहाँ के तापमान को उत्तरी भारत से प्रचलित तापमानों से नीचे रखती है। अतः दक्षिण में तापमान जो होता है वो 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों, पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के कुछ क्षेत्रों में ऊंचाई के कारण 25 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों कुछ क्षेत्रों में ऊंचाई के कारण तापमान जो होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। तटीय भागों में समताप रेखाओं तट के समांतर उत्तर दक्षिण दिशा में फैली है, जो प्रमाणित करती हैं कि तापमान उत्तर भारत से दक्षिण की ओर न बढ़कर तटों से भीतर की ओर बढ़ता है। गर्मी के महीनों में औसत न्यूनतम दैनिक तापमान भी काफ़ी ऊंचा रहता है और ये 26 डिग्री सेल्सियस से भी शायद ही कभी नीचे होता हो। वायुदाब और पवनें, देश के आधे उत्तरी भाग में ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी और गिरता हुआ वायुदाब पाया जाता है। उपमहाद्वीप के गर्म हो जाने के कारण जुलाई में अंतः उष्णकटिबंधीय अविषुवत क्षेत्र उत्तर की ओर खिसककर लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर स्थित हो जाता है। मोटे तौर पर यह निम्न दाब की लंबाई मानसून द्रोणी उत्तर पश्चिम में थार मरुस्थल से पूर्व और दक्षिण पूर्व में पटना और छत्तीसगढ़ पठार तक विस्तृत है। अतः उष्णकटिबंधीय अविषुवत क्षेत्र की स्थिति पवनों के धरातलीय संचरण को आकर्षित करती है, जिनकी दिशा पश्चिम तट, पश्चिम बंगाल के तट तथा बांग्लादेश के साथ दक्षिण पश्चिमी मानसून होती है। उत्तरी बंगाल और बिहार में इन पवनों की दिशा पूर्वी और दक्षिण पूर्वी होती है। इस बात की चर्चा पहले की जा चुकी है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून की ये धाराएं वास्तव में विस्थापित भूमध्य रेखीय पूर्वा पवनें हैं। मध्य जून तक इन पवनों का अंतः प्रवेश मौसम की वर्षा ऋतु की ओर बदलाव करता है। उत्तर पश्चिम में अंतः उष्णकटिबंधीय अविषुवत क्षेत्र के केंद्र में दोपहर के बाद लू के नाम से विख्यात शुष्क एवं तप्त हवाएं चलती है, जो कई बार आधी रात तक चलती है। मई में शाम के समय पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधियां का चलना एक आम बात है। ये अस्थायी तूफान पीड़दायक गर्म से कुछ राहत दिलाते हैं, क्योंकि वे अपने साथ हल्की बारिश, सुखद व शीतल हवाएं लाते हैं। कई बार ये आर्द्रता भरी पवनें द्रोणी की परिधि की ओर आकर्षित होती है। शुष्क एवं आर्द्र वायु संयुतियों के अचानक संपर्क से स्थानीय स्तर पर तेज तूफान पैदा होते हैं। इससे स्थानीय तूफान के साथ तेज हवाएं, मूसलाधार वर्षा और यहाँ तक कि ओले भी आते हैं। ग्रीष्म ऋतु में आने वाली कुछ प्रसिद्ध स्थानीय तूफान है, जैसे आम्र वर्षा। ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते पूर्व मानसून बौछारें पड़ती हैं। क्या होती है? ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते पूर्व मानसून बौछारें पड़ती है, जो केरल व तटीय कर्नाटक में यह एक आम बात है। स्थानीय तौर पर इस तूफानी वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं, क्योंकि आमों को जल्दी पकाने में सहायक करती है। तो केरल और कर्नाटक में क्या बोलते हैं? आम्र वर्षा। फूलों वाली बौछार, इस वर्षा से केरल व निकटवर्ती कहवा उत्पादन क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलते हैं, इसलिए फूलों की बौछार कहते हैं। काल वैशाखी, असम और पश्चिम बंगाल में वैशाख के महीने में शाम को चलने वाली यह भयंकर व विनाशकारी वर्षा युक्त पवनें हैं। इनकी कुख्यात प्रकृति का अंदाजा इनके स्थानीय नाम काल वैशाखी से लगाया जा सकता है, ठीक है, जिसका अर्थ है वैशाख के महीने में आने वाली तबाही। चाय, पटसन, चावल के लिए पवनें अच्छी मानी जाती है, यानी काल वैशाखी जो पवनें हैं वो चाय, पटसन और चावल के लिए अच्छी मानी जाती हैं। असम में इन तूफानों को वारदौली छीड़ा भी कहा जाता है। तो याद रखना, काल वैशाखी है, असम पश्चिम बंगाल में आता है और ये असम
और ये पटसन चावल के लिए अच्छा होता है और इसे वारदौली चीड़ा भी कहा जाता है असम में, ठीक है, वारदौली चीड़ा। लू उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क गर्म व पीड़ादायक पवन है। दिल्ली और पटना के बीच इनकी तीव्रता अधिक होती है। कहाँ से? दिल्ली और पटना के बीच। दक्षिण पश्चिमी मानसून की ऋतु यानी वर्षा ऋतु। मई के महीने में उत्तर पश्चिमी मैदानों में तापमान के तेजी से बढ़ने के कारण निम्न वायुदाब की दशाएं और अधिक गहराने लगती हैं। जून के आरंभ में ये दशाएं इतनी शक्तिशाली हो जाती हैं कि वे हिंद महासागर से आने वाली दक्षिण गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित कर लेती है। ये दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा को पार करके बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में प्रवेश कर जाती है, जहां ये भारत के ऊपर विद्यमान वायु परिसंचरण में मिल जाती है। भूमध्य रेखीय गर्म समुद्री धाराओं के ऊपर से गुजरने के कारण ये पवनें अपने साथ पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता लाती है। भूमध्य रेखा को पार करके इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाती है, इसी कारण इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु में वर्षा अचानक आरंभ हो जाती है। पहली बार इसका असर ये होता है कि तापमान में काफ़ी गिरावट होती है। जब पहली वर्षा होती है तो क्या होता है? तापमान में काफ़ी गिरावट होती है। प्रचंड गर्जन, बिजली की कड़क के साथ इन आर्द्रता भरी पवनों का अचानक चलना प्राय मानसून का प्रस्फोट कहलाता है, ठीक है। जून के पहले सप्ताह में केरल, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र के तटीय भागों में मानसून फट पड़ता है, जबकि देश के आंतरिक भागों में जुलाई के पहले सप्ताह तक हो पाता है। मध्य जुलाई के 20 दिन के तापमान में 5 से 8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आती है। कितनी? 5 से 8, ठीक है। जो ही पवनें स्थल पर पहुंचती हैं, उच्चावच और उत्तर पश्चिमी भाग पर स्थित तापीय निम्न वायु दाब इनकी दक्षिण पश्चिमी दिशा को संशोधित कर देते हैं। भूखंड पर मानसून 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, एक अरब सागर की शाखा, दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो हम पहले देखेंगे अरब सागर की मानसून पवनें। अरब सागर से उत्पन्न होने वाली मानसून पवनें आगे 3 शाखाओं में बढ़ती हैं। कैसे? तो आओ देखते हैं। इनकी एक शाखा पश्चिमी घाट रोकते हैं। ये पवनें पश्चिमी घाट की ढलानों पर 900 से 1200 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ती हैं। अतः ये पवनें तत्काल ठंडी होकर सह्याद्री की पवनाभिमुखी ढाल तथा पश्चिमी तटीय मैदान पर 250 से 400 सेंटीमीटर के बीच वर्षा करती हैं। पश्चिमी घाट को पार करने के बाद ये पवनें नीचे उतरती हैं, गर्म होने लगती हैं। इससे इन पवनों की जो आर्द्रता है उसमें कमी आ जाती है। परिणामस्वरूप पश्चिमी घाट के पूर्व में इन पवनों से नाममात्र की वर्षा होती है। कम वर्षा का ये क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। कोझिकोड, मंगलौर, पुणे और बंगलोर में होने वाली वर्षा की मात्रा और उनमें अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये बताना। अब है अरब सागर। अरब सागर से उठने वाली मानसून की दूसरी शाखा मुंबई के उत्तर में नर्मदा और तापी नदियों की घाटियों से होकर मध्य भारत में दूर तक वर्षा करती है। छोटा नागपुर पठार में इस शाखा से 15 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये गंगा के मैदान में प्रवेश कर जाती है और बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखा से मिल जाती है। इस मानसून की तीसरी शाखा जो है सौराष्ट्र, प्रायद्वीप और कच्छ से टकराती है। वहाँ से ये अरावली के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान को लांघती है और बहुत ही कम वर्षा करती है। पंजाब और हरियाणा में भी ये बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखा से मिल जाती है। ये दोनों शाखा एक दूसरे के सारे प्रबलित होकर पश्चिमी हिमालय, विशेष रूप से धर्मशाला में वर्षा करती है। बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनें। बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों की शाखा म्यांमार तट तथा दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश के एक थोड़े से भाग से टकराती है, किंतु म्यांमार के तट पर स्थित अराकान पहाड़ियाँ इन शाखा के एक बड़े हिस्से को भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित कर देती है। इस प्रकार मानसून पवनें बंगाल और बांग्लादेश में दक्षिण पश्चिमी दिशा की अपेक्षा दक्षिण व दक्षिण पूर्वी दिशा में प्रवेश करती है। यहाँ से यह शाखा हिमालय पर्वत तथा भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित तापीय निम्न वायु दाब के प्रभावाधीन 2 भागों में बढ़ जाती है। इसकी एक शाखा गंगा के मैदान के साथ साथ पश्चिम की ओर बढ़ती है और दूसरी पंजाब के मैदान तक पहुँचती है। इसकी दूसरी शाखा उत्तर तथा उत्तर पूर्वी ब्रह्मपुत्र घाटी में बढ़ती है। ये शाखा वहाँ विस्तृत क्षेत्रों में वर्षा करती है। इसकी एक उपशाखा मेघालय में स्थित गारो और खासी पहाड़ियों से टकराती है। खासी पहाड़ियों के शिखर पर स्थित मानशीराम विश्व की सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है।
यहाँ ये जानना महत्वपूर्ण है कि तमिलनाडु तट पर वर्षा ऋतु शुष्क क्यों रह जाती है। इसके लिए दो कारण हैं। तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों के समानांतर पड़ता है। ये दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब सागर की शाखा के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। अब है मानसून के निवर्तन की ऋतु। अक्टूबर और नवंबर के महीनों को मानसून के निवर्तन की ऋतु कहा जाता है। सितंबर के अंत में सूर्य के दक्षायन होने की स्थिति में गंगा के मैदान में स्थित निम्न वायु दाब की जो द्रोणी होती है वो दक्षिण की ओर खिसकना आरंभ कर देती है। इसी दक्षिण पश्चिमी मानसून कमजोर पड़ने लगता है। मानसून सितंबर के पहले सप्ताह में पश्चिमी राजस्थान से लौटता है। इसी महीने के अंत तक मानसून राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी भाग, मैदान तथा मध्यवर्ती उच्च भूमियों से लौट चुकी होती है। अक्टूबर के आरंभ में बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों में स्थित हो जाता है। नवंबर के शुरू में ये कर्नाटक और तमिलनाडु की ओर बढ़ जाता है। दिसंबर के मध्य तक निम्न वायुदाब का केंद्र प्रायद्वीप से पूरी तरह से हट चुका होता है। मानसून के निवर्तन की ऋतु में आकाश स्वच्छ हो। मानसून के निवर्तन की ऋतु में क्या होता है, आकाश स्वच्छ हो जाता है, तापमान जो होता है वो बढ़ने लगता है। तो याद रखना, मानसून जब वापस लौट रहा है तो क्या होगा, आकाश स्वच्छ होने लगेगा, तापमान बढ़ने लगेगा, जमीन में अभी भी नमी होती है, उस तापमान और आर्द्रता की दशाओं से मौसम कष्टकारी हो जाता है। आमतौर पर इसे कार्तिक मास की ऊष्मा कहा जाता है। अक्टूबर माह के उत्तरार्ध में तापमान में तेजी से गिरने लगता है। एक मिनट। अक्टूबर माह के उत्तरार्ध में तापमान तेजी से गिरने लगता है। तापमान में ये गिरावट उत्तर भारत में विशेष तौर पर देखी जाती है। मानसून के निवर्तन की ऋतु में मौसम उत्तरी भारत में सूखा होता है, जबकि प्रायद्वीप के पूर्वी भागों में वर्षा होती है। ये अक्टूबर और नवंबर के वर्ष सबसे अधिक वाले महीने में होती है। इसी महीने की व्यापक वर्षा का संबंध चक्रवाती अवदाबों के मार्गों से है, जो अंडमान समुद्र में पैदा होते हैं। दक्षिणी प्रायद्वीप के पूर्वी तट को पार करते ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात अत्यंत विनाशकारी होते हैं। गोदावरी, कृष्णा और अन्य नदियों के घने बसे डेल्टाई प्रदेश इन तूफानों के शिकार होते हैं। हर साल चक्रवातों से ये आपदा आती है। कुछ चक्रवाती तूफान पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और म्यांमार के तट से भी टकराते हैं। कोरोमंडल तट पर होने वाली अधिकांश वर्षा इन्हीं अवदाबों और चक्रवातों से प्राप्त होती है। ऐसे चक्रवाती तूफान अरब वर्षा में कम उठते हैं। भारत की परंपरागत ऋतुएं। भारतीय परंपरा के अनुसार वर्ष को द्विमासिक 6 ऋतुओं में बांटा जाता है। भारतीय परंपरा के अनुसार देखेंगे तो वर्ष को कितने द्विमासिक 6 ऋतुओं में बांटा जाता है। उत्तरी और मध्य भारत में लोगों द्वारा अपनाए जाने वाले इस ऋतु चक्र का आधार उनका अनुभव और मौसम के घटक का प्राचीन काल से चला आया ज्ञान है। लेकिन ऋतुओं की व्यवस्था दक्षिण भारत की ऋतुओं से मेल नहीं खाती है। यहाँ ऋतुओं में थोड़ी भिन्नता है। कौन कौन सी है, तो वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। ठीक है, जो वसंत है वो मार्च से अप्रैल चलेगी, ग्रीष्म है मई से जून चलेगी, वर्षा जो है जुलाई से अगस्त, शरद सितंबर से अक्टूबर, हेमंत नवंबर से दिसंबर, शिशिर से जनवरी से फरवरी। वर्षा का वितरण। भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर है, लेकिन इसमें क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, अधिक वर्षा पश्चिमी घाट, पश्चिमी तट। अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी के हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय की पहाड़ियों पर होती है। यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। खासी और जयंतिया पहाड़ियों कुछ भागों में वर्षा 100 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। ब्रह्मपुत्र घाटी तथा निकटवर्ती झाड़ियों पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। मध्य वर्षा के क्षेत्र। गुजरात के दक्षिणी भाग, पूर्वी तमिलनाडु, ओडिशा सहित उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप, झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालय के साथ संलग्न गंगा का उत्तरी मैदान, कछार घाटी, मणिपुर में वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। न्यून वर्षा तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। कौन सा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात तथा दक्कन के पठार पर वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। अपर्याप्त वर्षा के क्षेत्र तो प्रायद्वीप के कुछ भागों, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र, लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान के कुछ अधिकतर भागों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। हिमपात हिमालयी क्षेत्रों तक सीमित रहता है। मानचित्र का अवलोकन करते हुए वर्षा के प्रारूप पहचानिए। ठीक है, तो मानसून और भारत का आर्थिक जीवन।
मानसून वह धुरी है जिस पर समस्त भारत का जीवन चक्र घूमता है, क्योंकि भारत की लगभग 64% जनता का भरण पोषण खेती पर निर्भर करता है, जो मुख्यतः दक्षिण पश्चिमी मानसून पर आधारित है। तो याद रखना कि भारत की जनसंख्या का क्योंकि भारत की 64% जनता जो है उनका भरण पोषण किससे होता है, खेती से होता है, और खेती मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून पर आधारित है। ठीक है। हिमालय प्रदेशों के अतिरिक्त शेष भारत में वर्ष भर यथेष्ट गर्मी रहती है, जिससे सारा साल खेती की जा सकती है। मानसून जलवायु की क्षेत्रीय भिन्नता नाना प्रकार के फसलों को उगाने में सहायक है। वर्षा की परिवर्तनीयता देश के कुछ भागों में सूखा अथवा बाढ़ का कारण बनती है। भारत में कृषि की समृद्धि वर्षा के सही समय पर आने तथा उसके पर्याप्त वितरित होने पर निर्भर करता है। यदि वर्षा नहीं होती तो कृषि पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ सिंचाई के साधन विकसित नहीं है। मानसून का अचानक विस्फोट देश के व्यापक क्षेत्रों में मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न कर देता है। उत्तर भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों द्वारा होने वाली शीतकालीन वर्षा जो होती है वो रबी की फसलों के लिए अच्छी होती है। भारत की जलवायु की क्षेत्रीय भिन्नता भोजन, वस्त्र और आवास की विविधता में उजागर होती है। भूमंडलीय तापमान, आप जानते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। भूतकाल में जलवायु में भी भूमंडलीय एवं स्थानीय स्तर पर परिवर्तन हुए हैं। जलवायु में परिवर्तन आज भी हो रहे हैं, किंतु ये परिवर्तन अगोचर हैं। अनेक भूवैज्ञानिक साक्ष्य बताते हैं कि एक समय पृथ्वी के विशाल भाग बर्फ से ढके थे। आपने भूमंडलीय ताप पर वाद विवाद सुना पड़ा होगा। प्राकृतिक कारकों के कारण अतिरिक्त भूमंडलीय तापमान के बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण तथा वायुमंडल में प्रदूषणकारी गैसों की वृद्धि जैसी मानवीय क्रियाएं भी महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारक हैं। भूमंडलीय तापमान की चर्चा करते समय आपने हरित गृह प्रभाव के बारे में भी सुना होगा। विश्व के तापमान में वृद्धि हो रही है। मानवीय क्रियाओं द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि चिंता का मुख्य कारण है। जीवाश्म ईंधनों के जलने से वायुमंडल में इन गैसों की मात्रा क्रम से बढ़ रही है। कुछ अन्य गैसें जैसे मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड वायुमंडल में अल्प मात्रा में विद्यमान है। इन्हें तथा कार्बन डाइऑक्साइड को हरित गृह गैस कहते हैं। तो जो ये गैस है और कार्बन डाई है, इनको क्या कहते हैं, हरित गृह गैस। कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अन्य 4 गैसें दीर्घ तरंगीय विकिरण का ज़्यादा अच्छी तरह से अवशोषण करती हैं। कौन कौन सी? मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड। इसलिए हरित गृह प्रभाव को बढ़ाने में उनका अधिक योगदान है। इन्हीं के प्रभाव से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। विगत 150 वर्षों में पृथ्वी की सतह का औसत वार्षिक तापमान बढ़ा है। ऐसा अनुमान है कि 2100 में भूमंडलीय तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाएगी। तापमान की इस वृद्धि से कई अन्य परिवर्तन भी हो गए। इनमें से एक है गर्मी के कारण हिमानियों और समुद्र बर्फ के पिघलने से समुद्र तल का ऊंचा होना। प्रचलित पूर्वानुमान के अनुसार औसत समुद्र तल 21वीं शताब्दी के अंत तक 48 सेंटीमीटर से ऊंचा हो जाएगा। इसके कारण प्राकृतिक बाढ़ों की संख्या बढ़ जाएगी। जलवायु परिवर्तन से मलेरिया जैसे कीटजन्य बीमारियां बढ़ जाएंगी। साथ ही वर्तमान जलवायु सीमाएं भी बदल जाएंगी। इसी के कारण कुछ भाग अधिक जलसिक्त, वेट और अधिक शुष्क हो जाएंगे। कृषि के प्रतिरूप बदल जाएंगे। जनसंख्या और पारितंत्र में भी परिवर्तन होंगे। जरा सोचिए, यदि आज का समुद्र तल 50 सेंटीमीटर से ऊंचा हो जाए तो भारत के तटवर्ती क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को कर लेते हैं। जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है? तो हमने देखा था उत्तर पूर्वी मानसून, जो मानसून लौटता है उसके कारण होती है। ठीक है, भारत के कितने भूभाग पर 75 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा होती है? तो यह है 1/3। ठीक है, दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य ठीक नहीं है? यहाँ दैनिक तापांतर कम होता है। ठीक है, यहाँ वार्षिक तापांतर कम होता है, ये भी ठीक है। यहाँ तापमान सारा वर्ष ऊंचा रहता है, ये भी ठीक है। यहाँ जलवायु विषम पाई जाती है, नहीं, जलवायु विषम जो है वो नॉर्थ में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ समकारी प्रभाव रहता है तो विषम नहीं पाई जाती है। जब सूर्य दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है तब निम्नलिखित में से क्या होता है? उत्तर पश्चिमी भारत में तापमान कम होने के कारण उच्च वायुदाब विकसित हो जाता है, तो एक ठीक है। ठीक है, चलिए हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है।